गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आज के मिथ्स, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में किया था प्रिवेलेंस, कश्मीर में कितनी प्रिवेलेंस हैं, कितनी परसेंटेज हैं अल्कोहल की या अदर सब्सटेंस यूज़ की। तो फिर हमने डिस्कस किया था एटीएफ सेंटर्स के रिलेटेड। तो आज के टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी द मिथ्स रिलेटेड टू द सब्सटेंस अब्यूज़। क्योंकि जब भी कोई इंसान सब्सटेंस यूज़ करता है, एडिक्शन हुई होती है उस सब्सटेंस की, तो फिर वो उन सब्सटेंस पे बोलता है जो भी वो लेता है कि इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होते बॉडी पे, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, ये सारा कुछ, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ये हमारी बॉडी को फिट रखता है, इससे हमें प्लेजर मिलता है। तो ये इसके दिमाग में चल रहे होते हैं मिथ्स। बट रीज़न, एक्चुअल रीज़न इज़ दैट जब भी आप कोई सब्सटेंस लोगे आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुछ मिथ्स हैं यहाँ पे जो इनके दिमाग में चल रहे होते हैं, जो भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जो भी एडिक्शन हुई होती है सब्सटेंस की। फर्स्ट इज़ दैट कि बोला जाता है, ये बोलते हैं कि अल्कोहल इज़ सेफर ड्रग, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे हम कोई भी मेंटल या फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकंड इज़ जो भी ये ड्रग करते हैं, जो भी ये ड्रग लेते हैं, इनको लगता है इट्स जस्ट अ ड्रिंक, इससे हमारी बॉडी को कोई डैमेज नहीं होता है। उसके बाद ये ऐसे भी बोलते हैं कि कुछ ड्रग्स हैं जब हम लेते हैं तो वो सिस्टम में नहीं रहते हैं, वो जल्दी निकलते हैं, जैसे हम पीते हैं फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है। ये एक और मिथ है। ये ऐसे भी बोलते हैं कि जो भी हम अल्कोहल लेते हैं इससे एनर्जी मिलती है, ये भी मिथ है। या कोकेन इज़ अ मोस्ट डेंजरस ड्रग, जब हम लेते, ये बोलते हैं जब ये लेते हैं हम, अगर हम 2 या 3 बार लेंगे इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तब तक कि जब तक इसको हम कंटिन्यूसली लेंगे। आप एक बार ले लो, 2 बार ले लो तो उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा इस कोकेन से। उसके बाद बोलते हैं जब भी कोई हम ड्रिंक पियेंगे, वी हैव इफ़ वी टेक अ शॉवर और अ कप ऑफ टी, तो वो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद हैं ड्रग से ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं अल्कोहल से। अगर हम ड्रग्स लेंगे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अल्कोहल से कम होती है। बोथ हैव अ सेम इफ़ेक्ट। उसके बाद जो भी इनके मिथ में होता है कि नहीं, अगर हम ड्राइव भी करेंगे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ड्राइविंग में। ये चलता है, आप 2 बार करो ड्रिंक, 2-3 बार, तो इससे ड्राइविंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द मिथ। तो दीज वर सम मिथ्स रिलेटेड टू द सब्सटेंस यूज। उसके बाद है रोल ऑफ नर्स। अब इस रोल ऑफ सब्सटेंस यूज में एक नर्स का रोल क्या रहेगा? हियर इज द नर्स रोल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक रोल बनता है इसको, हाउ ही और शी विल हैंडल द पेशेंट, because they are mentally disturbed, they are emotionally disturbed, they are उनका बिहेवियर भी डिस्टर्ब होता है, all the things are disturbed। now यहाँ पे एक नर्स का रोल बहुत क्रिटिकल बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाउ ही और शी विल मैनेज द पेशेंट, हाउ ही और विल ट्रीट द पेशेंट। तो कुछ रोल्स हैं, ये लिस्ट में है तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट रोल इज डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, टीचिंग एंड रिसर्च, public health nurse, school health nurse, forensic nurse. So these are some roles which the nurse have to play to for the substance abuse patient, to decrease the substance abuse, to change the behavior, to modify the behavior, to change the mental thinking regarding the substance abuse. तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर। तो जब पेशेंट और नर्स के बीच में आते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, तो फर्स्ट जब नर्स शुड, ये वो क्या करती हैं, असेसमेंट। जो पेशेंट होता है इसकी असेसमेंट करते हैं, सब्सटेंस यूज, कौन सा सब्सटेंस लिया, कब लिया, क्या करता है, तो वो ऑल द असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग इसकी करता है, ये सब्सटेंस यूज के रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट इज मोटिवेशन, असेसमेंट एंड एनहांसमेंट एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। तो मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मोटिवेशन, कि आप कितना एक पेशेंट को असेसमेंट करोगे मोटिवेशनली, इसको कितना मोटिवेट करोगे, इसका मोटिवेशन कितना एनहांस करोगे। जितना आपका पेशेंट की इमोशंस को समझोगे, फीलिंग्स को समझोगे, तो उतना वो जल्दी जल्दी छोड़ने की कोशिश करेगा। वो चीज़ है, वो इसमें करना है। उसके बाद आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ बनानी है, वहाँ पे ग्रुप करना है, उनको डिस्कशन करना है, उनके साथ बोलना है कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसके साथ डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके प्रॉब्लम्स होते हैं, इससे क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो आपको डिस्कस करना है।
वो इनको कंडक्ट करना है वो एक्टिविटीज़। उसके बाद रिलेशनशिप, ए गुड नर्स पेशेंट थेरापेटिक रिलेशनशिप एंड एट गुड थेरापेटिक एनवायरनमेंट, एक काम एंड कूल एनवायरनमेंट माहौल बनाना है वहाँ पे, ताकि दे विल फील स्टेबल, दे विल फील, क्योंकि आप जितना भी स्टिमुलस वाला एनवायरनमेंट ज़्यादा क्रिएट करोगे तो पेशेंट ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ इस केयर में क्या रहता है, डायरेक्ट केयर में, दैट इज़ द मॉनिटरिंग विड्रॉल सिंड्रोम। क्योंकि जब भी पेशेंट कोई सबस्टेंस यूज पेशेंट होता है, जैसे ही विड्रॉल करने की कोशिश करेगा तो उसमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं, शिवरिंग, स्वेटिंग एंड बहुत अदर साइंस। तो उन चीज़ को हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। तो वो देखना है आपको एक नर्स को। उसके बाद जितने भी ट्रीटमेंट ऑर्डर्स हैं वो उस पेशेंट को देने हैं, ड्रग्स हैं, मेडिकेशन जितने भी हैं वो उसको देने हैं। और लास्ट वन इज कि जितना भी इसका रिपोर्ट है, मेंटेनिंग इसका रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं वो आपको। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर। उसके बाद है एज अ मैनेजर एंड सुपरवाइजर। एज अ मैनेजर एंड सुपरवाइजर, व्हाट इज द नर्सिस रोल? फर्स्ट इज द वार्ड मैनेजमेंट, कि वार्ड में बेड्स कितने हैं, पेशेंट्स कितने हैं, एडमिट को कितने हो रहे हैं, डिस्चार्ज कितने हो रहे हैं, तो ये आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद आपका देखना है पेशेंट्स का बिहेवियर वार्ड में कैसे हैं, वो आपको मैनेज करना है। वो आप, क्योंकि ये सबस्टेंस अब्यूज़ पेशेंट ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मूड स्विंग्स आ जाती हैं, तो वो आपको केयर करना है, वो आपको देखना है। और आपको वार्ड में जितने भी पेशेंट्स हैं उनको सुपरवाइज करना है, इनको आपको दिखाना है, हाँ मतलब जितना भी इनकी नीड्स हैं फुलफिल हैं वो करनी है। जितने आप इस मेंटल या सबस्टेंस अब्यूज़ पेशेंट को नीड्स फुलफिल करोगे वो उतना ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाएगा। आई बात समझ। और उसके बाद आपको जो भी वहाँ पे अदर स्टाफ मेंबर्स हैं एज अ नर्स, आपको उनके साथ कोलैबोरेशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि आपको रिपोर्ट करना है कि व्हाट ये ड्रग्स रिलेटेड उनका बिहेवियर कैसे होता है जब ये ड्रग्स लेते हैं, तो वो ऑल सब आपको डिस्कस करना है। और जो भी वहाँ पे हो रहा है तो वो आपको रिपोर्टिंग करनी है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो चीज़ है। उसके बाद आपको सुपरवाइज, जो भी वहाँ पे स्टाफ होगा उनको सुपरवाइज करना या ट्रेनिंग उनको देनी है जो वहाँ पे अदर स्टाफ होगा, ताकि वो भी जाने कि हमें हाउ टू गिव द केयर, हाउ टू प्रोवाइड द केयर टू द पेशेंट। उसके बाद आपको ड्रग मेंटेनिंग करनी है कि कौन सा ड्रग दिया है, कितना, आपकी बुक रिकॉर्ड करनी है कि कौन सा ड्रग देते हैं, किस टाइम देते हैं, कितना देते हैं, डोजेज क्या है, वो आप सबको मेंटेन करनी है। एज कितना डोजे ड्रग्स जाते हैं बाहर, आते कितने हैं, तो वो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। ओके। उसके बाद थर्ड रोल है टीचिंग एंड रिसर्च में। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ज़्यादा एक नर्स के लिए है, कि इसमें क्या होता है कि एज ए नर्स इन टीचिंग एंड रिसर्च एक पेशेंट को मिलता है कि ही कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। आप अगर आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे कि जितने भी पेशेंट्स की नीड्स हैं दैट शुड बी फुलफिल्ड, तो जितना आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट रहेगा पेशेंट विल फील एक इमोशनल सिक्योरिटी। तो दैट इज़ द कि आप पेशेंट को इन्फॉर्म्ड चॉइस दोगे, पेशेंट्स को आप जितना जो भी चाहेगा आप उसको मानना है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी प्रोसीजर को इनकार कर रहा है, मुझे नहीं करना है, तो यू हैव टू मेक दैट डिसीजन, आप बाय फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए पेशेंट को आप चॉइसेस देने हैं, ही कैन, कोई भी उसको ज़रूरत होगी दैट, या कोई भी चीज़ को नहीं चाहे तो यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। आई बात समझ। और उसके बाद जो भी पेशेंट्स या वहाँ पे स्टाफ होगा तो आपको उनको टीचिंग देनी है रिगार्डिंग दिस सबस्टेंस अब्यूज़। तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसके हम कैसे ठीक करेंगे, पेशेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर करना है, कैसे पेशेंट्स से कैसे रिएक्ट करना है, हाउ टू कम्युनिकेट, वो टीचिंग में आता है। उसके बाद आपको कुछ रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं या कुछ कंडक्ट करनी है, रिसर्च एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं कि रिगार्डिंग दिस सबस्टेंस अब्यूज़, कोई पे कहाँ पे सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, तो उसके रिलेटेड आपको वो कंडक्ट करना है, वहाँ पे पेशेंट्स को लाना है, ताकि दे विल गेट द इंफॉर्मेशन, दे विल गेट द नॉलेज रिगार्डिंग द सबस्टेंस, इट इज़ इल इफेक्ट्स, इट इज़ डिसएडवांटेजेस, इट इज़ इफेक्ट ऑन बॉडी। उसके बाद एक करना है प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब भी कोई इंसान रिसर्च करता है तो फिर रिसर्च के बाद दैट रिसर्च शुड बी अप्लाइड। आपने रिसर्च की सबस्टेंस अब्यूज पे, फॉर एग्जांपल अब इस सबस्टेंस अब्यूज से क्या आपको मिला, तो वो मिलने के बाद, वो रिजल्ट मिलने के बाद यू हैव टू यूज दैट इन अ नर्सिंग प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये नहीं है कि आपने रिसर्च की जस्ट पुट इट इन द दिस अलमारी तो लेट इट बी ना, you have did a research, you have to use it, you have to use it in a clinical practice. when आप ये यूज करोगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, then you will get benefit, तो दूसरों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। उसके बाद एक और रोल है दैट इज द इन प्राइमरी केयर सेटिंग।
तो प्राइमरी केयर सेटिंग में क्या होता है कि क्योंकि मेन चीज़ होता है एट प्राइमरी कम्युनिटी लेवल, वहाँ पे केसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, वहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस करना होता है, वहाँ पे आपको एजुकेशन देनी पड़ती है, वहाँ पे आपको काउंसिल देनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप एजुकेशन और काउंसलिंग दोगे तो उनका पेशेंट जो भी इंडिविजुअल उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, उनका सेल्फ मोरल बढ़ेगा। आई बात समझिए। आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपको कंडक्ट करने हैं, उससे भी इनको एजुकेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। आपको फैमिली मेम्बर्स को काउंसिल करना है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना है, क्योंकि बेसिक थिंग इज यू हैव टू क्रश दिस मीनियस ड्रग एट कम्युनिटी लेवल। जितना आप कम्युनिटी लेवल पे काम करोगे उतना ये सब्सटेंस अब्यूज डिक्रीज हो जाएगा। ओके उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं, पार्टिसिपेट लोगों को ले आना है, उनके साथ बात करनी है, उनके साथ डिस्कशन करना है। तो जितना आप कम्युनिटी लेवल पे काम करोगे उतना जो ये ड्रग मिनीस है या ड्रग सब्सटेंस यूज है वो खत्म हो जाएगा। तो दिस वाज द प्राइमरी सेटिंग में। उसके बाद है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या रोल रहेगा इस नर्स का। फर्स्ट इज द सेम थिंग कि जब भी एक नर्स स्कूल में जाएगी, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द केसेस, प्रिवेंट, तो अर्ली डायग्नोसिस। तो वहाँ पे इसको प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में बोलना है कि हाउ यू विल गेट रिड ऑफ दिस सब्सटेंस अब्यूज, आप इससे क्या होगा, कैसे दूर रहना है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। कल या कोई भी ऐसा प्रोग्राम या कोई भी ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे तो उनको ग्रुप में लाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो उससे एक स्कूल में या एट स्कूल लेवल पे ये सब्सटेंस अब्यूज़ ख़त्म कर सकते हैं। तो दूसरा, जो भी स्टूडेंट्स हैं होम्स में या कॉलेज में, तो एज अ स्कूल हेल्थ नर्स इसको ये आइडेंटिफाई करने, इसको देखने हैं कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कितने करते हैं, वो इसको देखना है। और ये बात समझो। दूसरा सबसे यही चीज़ है कि यू हैव टू गिव ऑलवेज, कोई भी पेशेंट हो, यू हैव टू गिव द इमोशनल सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट देना। जितना आपका एक पेशेंट का सेल्फ एस्टीम मेंटेन करोगे ना, उतना आपका फ़ायदा है। आई बात समझ। और उसके बाद अगर जो भी पेशेंट सब्सटेंस यूज़ लेता है, यू हैव टू रेफर दैट। कितने आजकल एडिक्शन सेंटर्स हर जगह हैं, तो आपको उन पेशेंट्स को रेफर करना है, उनको देखना, एडिक्शन सेंटर्स में भेजना, ताकि वहाँ पे उनको हेल्प मिले, वहाँ पे ड्रग्स मिले या काउंसलिंग मिले, वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। और सब एक लास्ट थिंग इज दैट इज द रेस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन कोई भी लीक करोगे तो दैट विल बी सेटबैक फॉर द पेशेंट केयर। वो इंपॉर्टेंट हर केयर में है कॉन्फिडेंशियलिटी। जितना आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे उतना पेशेंट का केयर इंप्रूव होगा, उतना पेशेंट जल्दी रिकवर होगा। इफ़ यू विल नॉट मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको इस पेशेंट नर्स रिलेशनशिप में सबसे बड़ा सेटबैक ये है। दैट इज द रेस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद है फोरेंसिक रोल ऑफ नर्स। इसमें क्या है, ये सारे जो भी पब्लिक लीगल एडवाइस एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज, यही वो देखती हैं। तो जितने भी इश्यूज़ होते हैं स्टाफ के रिलेटेड टू दिस सब्सटेंस अब्यूज, ये उसका काम होता है एज अ फोरेंसिक नर्स रोल। तो अब इसके लास्ट में हम कंक्लूजन में इस टॉपिक में जाएंगे कि जो ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक कंट्री की। इंडिया में मैं आपने देखा कितनी प्रेवलेंस है इंडिया में, या JNK में कितनी प्रेवलेंस है, कितने लोग इससे शिकार हुए होते हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो इसलिए इट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो ये हमें सब मिल के करना है। एवरी वन हैव टू पुट स्टेप फॉरवर्ड सो दैट द सब्सटेंस अब्यूज विल गेट एलिमिनेटेड। और ये नहीं है कि इट इज़ नॉट ट्रीटेबल, इट इज़ ट्रीटेबल। यू हैव टू गो फॉर द एडिक्शन सेंटर्स, देयर आर फैसिलिटीज़ अवेलेबल, यू कैन बी ट्रीटेड। दिस इज़ अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर, दिस इज़ अ ट्रीटेबल जितने भी इश्यूज़ हैं ये सब्सटेंस रिलेटेड, दे आर कैन बी ट्रीटेड। बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी confident, you should be motivated, you have a fixed belief that I have to इसको छोड़ना है, तो you will be treated, you will get rid of this substance abuse। उसके बाद लास्ट पॉइंट इज़ ये कहीं पे भी आप अगर आप एक सिंपल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो वहाँ पे भी ये ट्रीट हो सकता है, क्योंकि देयर आर फैसिलिटीज़। वो एक ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत बड़ी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है। दिस इज़ अ स्मॉल एडिक्शन, किसी भी सब्सटेंस की होते हैं। इट कैन बी विद इन 1 month 2 months, इट कैन बी ट्रीटेड, इट कैन बी एलिमिनेटेड। तब तक जब तक आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगे, आपके पास बिलीफ नहीं होगा, आपके पास जब तक आप खुद रेडी नहीं हो जाओगे तब तक आप नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए यू कम फॉरवर्ड, तो इन दिस विल बी एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट रिड ऑफ दिस सब्सटेंस अब्यूज। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुद गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।